आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। परिक्रमा मार्ग स्थित जगन्नाथ मंदिर के पट रथ यात्रा से एक दिन पूर्व खोल दिए गए। मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ 16 दिन के लिए अस्वस्थ हो गए थे, जिस कारण भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों के पट भक्तों के लिए बंद रहे। इस दौरान भगवान को स्वस्थ करने के लिए जड़ी बूटियों से बना काढ़ा, मेवा आदि का प्रसाद लगाया गया। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु इस जगन्नाथ मंदिर में आए थे, तभी इस जगह का नाम विश्राम भट्ट भी रखा गया। सायंकाल जैसे ही मंदिरों के पट खोले गए, भगवान जगन्नाथ नैनाभिराम छवि देखकर वहां उपस्थित श्रद्धालु अभिभूत हुए। इस बारे में जानकारी देते हुए आश्रम के महंत ने बताया कि 5 बजे इस 16 दिन तक क्या क्या किए जगन्नाथ जी? जगन्नाथ जी के जैसे इनका दावा है, बुखार आ गया, इसलिए इनका काढ़ा प्रसाद बनाया। तो दर्शन किस तरीके से खुले हुए? आज के खुल गया, आज के 5 बजे खुल गया। कल से रथ यात्रा, लेकिन ये बार जगन्नाथ जी का इतना परीक्षा है कि जगन्नाथ जी रथ में बैठेगा नहीं, यहाँ मंदिर में बैठेगा। सारा भक्त लोग इसका दर्शन होगा, यही दर्शन। तो कल रथ यात्रा नहीं निकलेगी क्योंकि होकर कोई वायरस हो गया। इस जगन्नाथ जी का मतलब क्या महत्व है राजपुर में? राजपुर में ऐसा महत्व है, चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए इसी जगह पर रेस्ट किया। ये बात लेकर सारे भक्त लोग यहाँ आते हैं कि महाप्रभु रेस्ट किया, हम लोग रेस्ट किया। ये स्थान पर क्यों लिया? इसलिए द्वापर युग में जमुना मैया इधर था, इधर घाट खाना ने बोटमैन बन गया, नाम लेकर खड़ा था। ललिता विशाखा मथुरा बाजार में दूध दही बेचने के लिए आया। सुखी के बोले 4 पैसा किराया लगा। राजनी को बोले तुम्हारा कान का सुना दो, तो राजनी के पास कान का सुनाया। इसके घाट का नाम राजघाट, गांव का नाम राजपुर, इसलिए महाप्रभु इसी जगह पर रेस्ट किया। एक बरगद का पेड़ का नाम तेरावर। वृंदावन 84 को ऐसा बरगद का पेड़ तो काफ़ी है। हम लोग पंचदशी दे रहा है, इसमें 4 आ रहा है। तेरावर, दामोदर मंदिर का पीछे श्रृंगार वर, गोपेश्वर का पास बंशी वर और काली देवा द्वैत वर। ये तो अंदर परिक्रमा अंदर और इसलिए महाप्रभु इसी जगह पर विश्राम कर, इसलिए विश्राम करता है। ये जगन्नाथ जी है, मुरारी गुप्ता घर का ठहरता है। मर्द तो कौन था? नेता जुर्मीर हनुमान जी, चैतन्य महाप्रभु से उनका नाम मुरारी गुप्ता, उनका घर का ही जगन्नाथ जी एकला से है। एक समय उनका भावना बन गया वृंदावन घूमने के लिए, तो जगन्नाथ का प्रणाम कर बोला, जगन्नाथ हम वृंदावन जा रहे हैं। जगन्नाथ बोला तुम वृंदावन जा रहे हैं, अकेला क्यों? साथ में ले चलो। मुरारी गुप्ता पूछा क्यों तुमको ले जाएगा? जगन्नाथ जी बोला वृंदावन हमारा पुराना वाली नंबर 2 जगन्नाथ स्टॉप सदा वृंदावन बसती परिचय जगन्नाथ स्वामी नारायण स्वामी। इसलिए जगन्नाथ जी मुरारी गुप्ता अर्जुन सरगम जी इसी जगह पर। थाना मगोरा के गांव नगला हमला निवासी राकेश 22 वर्ष पुत्र सोरन सिंह जाति जाटव अपने घर से सोमवार की सुबह जाजमपट्टी सौख मार्ग स्थित एक कुआं पर नहाने गया। कुआं पर पहुंचकर अपने कपड़े और बाल्टी रखकर करीब 300 मीटर दूरी पर शौच करने गया था। शौच करने गए युवक की खेत पर अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर घटना को अंजाम दिया गया। काफी समय गुजर जाने के बाद जब राकेश कुआं से नहाकर घर नहीं लौटा तो परिजन उसकी खोजबीन करने लगे। दोपहर करीब 12 बजे परिजनों को खेत पर पड़े राकेश का शव की जानकारी दी गई। सूचना पर एसपी देहाश्री चंद्र और सीओ गोवर्धन जितेंद्र कुमार में पुलिस फोर्स के घटनास्थल पर पहुंच गए और युवक की हत्या की जानकारी में जुट गए। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक के शरीर पर जगह जगह जले के निशान और सिर में चोट के निशान हैं। प्रथमदर्शी हत्या करने का लग रहा है। मृतक के चाचा ओमवीर सिंह ने बताया कि सोमवार की सुबह रोजाना की तरह राकेश घर से कुएं पर नहाने और शौच करने के लिए गया था। बाद में राकेश की हत्या की सूचना मिली थी। राकेश की विगत 15 जून को शादी हुई थी। पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस बारे में सीओ गोवर्धन जितेंद्र कुमार का कहना है कि शौच को गए दलित युवक का शव खेत पर मिला है। मृतक के शरीर पर जले और चोट के निशान हैं। प्रथम दृश्य में हत्या लग रही है। घटना की छानबीन की जा रही है। मामले में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर हम 6:30 बजे के लगभग यहाँ से नहा धो के गए, मैं, हमारे पिताजी और छोटा भाई। उसके बाद में ये यहाँ नहाने धोने जंगल झाड़ी करने आया। कौन? राकेश। क्या लगता है आपका? मेरा ये भतीजा है सर। फिर क्या हुआ था बाद में? उसके बाद में कुछ टाइम निकल गया है। उसके बाद में फिर ये देखने की कोशिश करिए तो अंदाज तो है ही कि ये टाइम नहावे धोने गए तो यहाँ के हमारा ये बच्चा आया एक ओम प्रकाश नाम का, उसे ये हालत मिली है जो आप देख रहे हैं। कितने बजे की घटना है? ये मतलब सर 7 बजे के बाद की है। अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं आप? पुलिस सरकारी प्रशासन आया है, ये क्या कार्रवाई करेगा? ये थाना मगोरा में नगला पर एक
हमला गांव एक पड़ता है, जिसमें एक सुबह 6:30 बजे के शौच के लिए एक लड़का राकेश नाम का, जो जाटव बरादरी से संबंध रखता, जिसकी एक बॉडी मिली है। इसकी सूचना पर एक लड़के की बॉडी यहाँ पर खेत में पड़ी है। इसी सूचना पर पुलिस मौके पर मौजूद है और छानबीन की जा रही है। ये प्रथम दृष्टया तो हत्या समझ में आ रही है और इस संबंध में मथुरा जनपद से टीम आ रही है मौके पर, उसकी जांच करेगी। ऑफिशियल टीम जांच करेगी और हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी व श्रमिक विकास संगठन के पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर स्क्रैप कारोबारी की मौत पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठने के लिए पहुंचे, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सख्ती दिखाते हुए उन्हें भूख हड़ताल पर नहीं बैठने दिया। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव कौशिक ने बताया कि प्रशासन मृतक स्क्रैप कारोबारी की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं और दूसरी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम स्वास्थ्य मंत्री व मुख्यमंत्री के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज करेंगे। भैया, जो स्क्रैप कारोबारी की जो दुखद मृत्यु हुई थी उसके संबंध में हम लोग आए थे। हम लोगों जो बोला गया था कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। उसके बाद 3 डॉक्टरों को नोटिस इशू किए गए 26 तारीख को। आज 22 तारीख होगी, लगभग 30 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई पता नहीं, जो संदेह उत्पन्न कर रहा है कि कहीं ना कहीं जांच रिपोर्ट को प्रभावित किया जा रहा है। 1 हफ्ते पहले हमने ज्ञापन दिया था ACM द्वितीय जी को, उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते से पहले कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जांच अगर जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी हम धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर हमें यहाँ से उठा दिया जाएगा हम किसी पार्क में बैठ जाएंगे, पार्क से उठा देंगे हम अपने कार्यालय पर बैठेंगे, लेकिन भूख हड़ताल पर रहेंगे जब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। ऐसा है कि स्क्रैप व्यापारी देवेंद्र वासनी की जो संदेह मृत्यु हुई थी और उसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से हुई थी और उसकी जांच भी की है, 3 डॉक्टरों को सस्पेंड भी किया है, पर वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। क्या दंड दिया है उनको, उसके संबंध में हम 2-3 दफ़े है क्या ज्ञापन भी दे चुके हैं ACM द्वितीय को। बाकी बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। उनके सामने भी हमने कह दिया कि 10 दिन के बाद हम फिर धरने पे बैठेंगे, तो उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि 10 दिन तो लगेंगे नहीं और रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। उसके बाद आज 11वां दिन है। इस बीच में स्वास्थ्य विभाग सचिव भी आ गए और उन्होंने भी पूछा क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने कि शासन को रिपोर्ट भेज देना आप, तो उन्होंने भेजी या नहीं भेजी, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक तो करें। क्या दंड दिया है स्वास्थ्य विभाग। आज किस लिए आए थे यहाँ पर? आज किस लिए आए थे? धरने पे बैठने के लिए आए थे। स्क्रैप व्यापारी के उसको उचित मांग नहीं मिल रही है, तो धरने पे बैठ पाए फिर आप? धरने पर पुलिस प्रशासन नहीं बैठने दे रहा है, जबरदस्ती कर रहा है कि हम नहीं बैठने देंगे। धारा 144 है कोरोना में और हमने कह दिया हम बैठेंगे। तो जब है क्या उन्होंने हमें ACM द्वितीय से बातचीत करवाई है हमारी और उन्होंने हमसे बात करी, हमने कहा हम धरने पर बैठेंगे। कि धरने पर नहीं बैठेंगे, आप एक दो आदमी DM साहब आ जाते हैं, 1 घंटे बाद DM साहब से मिल जाना। अलीगढ़ के पास के क्षेत्र में OBC महासभा द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महासभा का विस्तार करते हुए विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें OBC महासभा के जिला अध्यक्ष पंकज लोधी द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र व सम्मानित करते हुए पार्टी में उनका स्वागत किया गया और उन्हें पार्टी में जोड़कर OBC महासभा को मजबूत बनाने के लिए दृढ़ संकल्प दिलाया गया। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष पंकज लोधी ने बताया कि उन्होंने इस महासभा के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि OBC के लोगों को उनका आरक्षण मिले, इसलिए यह महासभा को बढ़ाते हुए अपने आरक्षण की मांग करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक उनको अपना आरक्षण व अपने अधिकार नहीं मिल जाएंगे तब तक वे इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और उन्होंने बताया कि अलीगढ़ के महासभा का विस्तार किया गया है और आने वाले समय में OBC महासभा सभी अपने मौलिक अधिकार व आरक्षण के लिए सरकार से मांग करती रहेगी। वहीं उन्होंने बताया हमारी OBC महासभा विभिन्न राज्यों में अपने मौलिक अधिकार व आरक्षण के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है। तो आइए जानते हैं जिला अध्यक्ष पंकज लोधी ने पत्रकार वार्ता में संबोधित करते हुए क्या बताया। ये हमने टीम घोषित करने के लिए कार्यक्रम रखा हुआ है OBC महासभा। मैं पंकज लोधी OBC महासभा जिलाध्यक्ष, और जितने OBC महासभा में हम लोग OBC कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं और भी आते हैं, हम अपना अधिकार लेने के लिए सरकार से मांग करते हैं और करते आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमारे झारखंड
उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, ये हमारा संगठन बहुत बड़ा है राज्यों में। और हम अपना मौलिक अधिकार सरकार से मांगते हैं, जो हमारा आरक्षण है वो हमें दिया जाए। और हम इस मांग को आरक्षण करते हैं, मांग करते हैं सरकार से। हम लड़ते रहेंगे सरकार से, जो हमारा आरक्षण है वो हमें दिया जाए। ये प्रोग्राम यहाँ जो रखा है, आरक्षण को लेकर रखा गया है या आरक्षण को लेके भी रखा गया है, ताकि हमारे समाज के लोग समझें इसको। और इसमें हमें पदों की घोषणा की है, जो हमारे इस टीम को हमारा संगठित रखें और हमारी टीम को आगे बढ़ाएं। और जैसे कि मैंने इस टीम का विस्तार किया है हमारा अलीगढ़ ज़िले में, तो हम सोच रहे हैं कि ये जिला हमारा अलीगढ़ बहुत बड़ा है काफ़ी, तो टीम का इसलिए विस्तार किया है कि हमें अच्छे से अच्छे काम करने के लिए मौका मिले हमें, और हमारी आवाज़ बुलंद हो। क्या चुनाव में भी आप लोग कदम बढ़ाएंगे? नहीं, ये हमारा गैर राजनीतिक दल है, और अगर ऊपर से हाईकमान से हमें मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। कितने समय से आप ओबीसी पार्टी चल रही है, इस पर क्या करना चाह रही है? ये उद्देश्य क्या है इसका? हमारा उद्देश्य है, सबसे मेन चीज़ हमारा मौलिक अधिकार, जो हमें आरक्षण का जो मौलिक अधिकार है, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम सरकार से हमारा पूरा जो आरक्षण मिलना चाहिए हमें, वो हमें हमारा सरकार दे। ये जो प्रोग्राम है, हम जैसा कि जानते हैं इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पर हर सिटीज़न का एक हक है कि अपने राइट्स के लिए बोले। और ख़ास तौर पे जैसे हमने देखा है पिछले दिनों में और पिछले सालों में कि छोटी जो हमारे ओबीसी समाज के जो लोग हैं, जिसमें और छोटे तबके के गरीब मज़दूर लोग हैं, उन पर बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं, और उनकी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। अब ये जो संगठन है, जैसे ओबीसी समाज का जो संगठन है, जिसमें हमारे आज ये जिलाध्यक्ष जी ने आज जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसकी सपोर्ट में हम भी इनके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि एवरी सिटीज़न शुड बी हर्ड। तो इसीलिए जो है हम इनकी सपोर्ट में हैं, और हम चाहते हैं कि उनका हर नागरिक हक यहाँ मिले, उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो, और उनको इक्वालिटी के साथ हिंदुस्तान में जीने का जो है हक मिले। महानगर के क्वारसी क्षेत्र के जीवनगढ़ गली नंबर 5 में रविवार देर शाम एक टैक्सी चालक को मोहल्ले के ही व्यक्ति ने पुराने विवाद में हुई तूतू मैमे के दौरान गोली मार दी। खास बात है कि हमलावर कोरोना काल में कुछ दिन पहले ही पैरोल पर जेल से छूट कर आया है, और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। अब पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। घायल का जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार जीवनगढ़ निवासी 35 वर्षीय सफीरुमान पुत्र फजीरुमान पेशे से टैक्सी ड्राइवर है। रविवार देर शाम वह अपनी गली में घूमते हुए निकल कर जा रहा था। आरोप है कि तभी मोहल्ले के ही रहने वाले जेल से पैरोल पर रिहा हुए हमलावर से उसका आमना सामना हो गया। दोनों में पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हुई और हमलावर ने उस पर तमंचे से फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली उसकी गर्दन में जा लगी, वह पीठ को रगड़ती हुई निकल गई। इसके बाद हमलावर तो भाग गया, मगर मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में सूचना पर पुलिस पहुंच गई। तब तक परिवार वाले उसे मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उसका ऑपरेशन किए जाने की तैयारी चल रही थी। पुलिस पूछताछ में परिवार वालों ने रुपयों के लेन देन को लेकर पुराना विवाद बताया है। इसे लेकर जब से हमलावर छूटकर आया है, तभी से तनातनी चल रही थी। वहीं मोहल्ले में मुखबिर के शक में हमले की चर्चा है। एएसआई क्वारसी चंचल सिरोही के अनुसार मामले में जांच की जा रही है। आरोपी की तलाश जारी है। मौके पर पीएससी तैनात कर दी गई है। हम तो ये 1 नंबर में रहे, हमारा बेटा 5 नंबर में है। हमारे पास खबर गई जमाई हमारे बच्चे को गोली मारी है, और हम वहाँ से लोग आए तो हमें भी लूट खसोट लिया उन लोगों ने। कितने गोली मार दी? क्या मैं नहीं मालूम, हमें आंखों से इतना न दिखाई दे रहा है कि हमें कौन है। क्या नाम जिसकी गोली लगी है? आदिल नाम है लड़का के गोली मारी है। आपके बेटे का क्या नाम है? शफीकुर रहमान नाम। हमें तो पता नहीं था, हम तो काम पे थे। हमारे पास फोन पहुंचा तो हम वहाँ पता चली गोली किसने मारी है। आदिल नाम का लड़का है, इसके बाप का नाम है बाबू। क्या बजे गोली तकरीबन लगी? करीब 9:30 बजे का टाइम। 9:30 बजे का टाइम होगा। कौन है आपको उसके बच्चे? मैं चाहता हूँ, मेरा भतीजा है। क्या नाम भतीजे? शफीकुर रहमान। क्यों ये पहिए पता किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ये हमें तो पता नहीं इसको कोई विवाद हुआ था, क्या हुआ था। वो इसने भी वो पुलिस को जो बयान दिया है वो ये बता रहा कि मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं थी। कहाँ लगी है? इसके गर्दन के पीछे लगी है। क्या स्थिति है इस टाइम? मतलब इलाज चल रहा है उसका, ब्लड काफ़ी निकल रहा है, लेकिन ये है कि भाई बोला था थोड़ी देर बयान दिए थे उसने। ये शाम को थाना क्वारसी क्षेत्र में जीवनगढ़ गली नंबर 5 में शफीकुर रहमान को
आदिल, आलम, नासिर और अदनान, इन 4 लोगों ने एक फायर मारा जो उसकी कमर में लगकर निकल गया। इसका मुकदमा धारा 307 IPC क्वार से पंजीकृत है। 2 लोग गिरफ्तार किया गया है और घायल शफीकुर रहमान का इलाज चल रहा है, हालत इसकी ठीक है। किसने किसको मारी गोली? आदिल ने मारी, फायर तो आदिल ने किया है। आदिल अभी 1 महीने पहले पैरोल से छूट कर आया था और इसकी 307 में FIR दर्ज की गई है। क्या वजह रही है सर? इनका पुराना 2-3 महीने पहले कोई झगड़ा हुआ था, उसका वहाँ के पार्षद ने फैसला भी करा दिया था। उसी बात को लेकर रात फिर दोबारा ही झगड़ा हुआ है। 307 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कैसी कंडीशन है? उसकी हालत ठीक है। अब फिर जेल भेजेंगे? हाँ, जेल जाएंगे दोनों। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में स्थित भोजन थाली पर आज लुपिन संस्था भरतपुर के अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता व क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर राजेश शर्मा के निर्देशानुसार कामा में ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में भोजन थाली पर स्थित ऐतिहासिक क्षीरसागर कुंड भोजन थाली की साफ सफाई व समतलीकरण एवं रास्तों की साफ सफाई का कार्य JCB मशीन व मजदूरों द्वारा प्रारंभ कराया गया। लुपिन कामा के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्याम सिंह व फील्ड सुपरवाइजर रवि कुमार ने बताया कि कामा क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भोजन थाली, जहां पर दूर दराज के क्षेत्रों के भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली कामबन की तीर्थ यात्रा पर आते हैं, वहीं भोजन थाली पर स्थित क्षीरसागर कुंड की महत्ता को देखते हुए कुंड की साफ सफाई का कार्य संस्था द्वारा करवाया गया, जिससे कि आगामी वर्षा ऋतु में कुंड में पर्याप्त मात्रा में पानी का भराव हो सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली में क्षीरसागर नाम से जाने जाने वाला कुंड अपने अस्तित्व को खो बैठा है, जिसको देखने के लिए भारी मात्रा में दर्शनार्थी आते हैं और कुंड की दुर्दशा को देखकर भक्तों की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। इसी को लेकर कस्बे वासियों व दर्शन प्रेमियों की भावना को देखते हुए लुपिन फाउंडेशन संस्था के सहयोग से साफ सफाई का कार्य प्रारंभ किया गया। 6/19 को लुपिन फाउंडेशन भरतपुर के अधिशासी निदेशक महोदय श्री सीताराम गुप्ता जी के आदेशानुसार कामा ब्लॉक के ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में भोजन थाली कुंड पर, इसको क्षीरसागर के नाम से जाना जाता है, उस कुंड की साफ सफाई JCB एवं मजदूर लगाकर कराई जा रही है, जिससे यहाँ जल संरक्षण और धार्मिक स्थल के प्रति लोगों का रुझान बढ़े और सभी के लिए सुखद विचार है। बलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वंदे भारत सामाजिक संस्था द्वारा आज एक कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार से चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की। वंदे भारत सामाजिक संस्था के द्वारा गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि में संस्था द्वारा एक कैंडल मार्च नीरजा चीला की दुकान बापू मार्ग से मीरूमल चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला और मीरूमल चौराहे पर सभी लोगों ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जो 15 तारीख की रात को हमारे भारतीय जवान और चीनी सैनिक में आपस में जो झड़प हुई गलवान घाटी पर सीमा विवाद के चक्कर में, उसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए चीन की बदतमीजियों की वजह से और अतिक्रमण की वजह से। तो जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए उनको लिए आज हमने श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम रखा था और उनको हमारी संस्था के सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या मांगे रही हैं आपके? हमारी मांगे ये हैं, एक तो जो गलवान घाटी है उसके पार अक्साई चीन है, जो भारत का हिस्सा है जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है, वो लिया जाए और PO को अपने कब्जे में लिया जाए, जिससे कि ये आतंकवादी गतिविधियाँ खत्म हो और PO को अपना भारत का हिस्सा है वो रहे। और चीन की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी बैन होनी चाहिए, लेकिन बैन उसी सूरत में होंगी पहले भारत उन चीज़ों को अपने यहाँ बनाए या अन्य किसी कंट्री से देने की कोशिश करे या कहीं से कोई व्यवस्था करे, तभी उन चीज़ों को बैन कर सकता है। हालांकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी अच्छा कार्य करा है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। काफ़ी चीनी कंपनियों से जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आते थे, आज 200 कंपनियां इंडिया में फ़ोन बना रही हैं, तो ये काम हुआ है। और उसके अलावा अन्य काफ़ी चीज़ें जो हैं इंडिया में बनने लगी हैं अपने भारत में, और आपके काफ़ी चीज़ें जो हैं चीन से आनी बंद हो गई हैं। लोगों ने विरोध किया है चीन के सामान का, बहुत अच्छा कार्य किया है, हम भी उनका समर्थन देते हैं, साथ देंगे और हमेशा देते रहेंगे। लेकिन यही है कि भारत पहले अपने यहाँ
उन चीज़ों का निर्माण शुरू करे या अन्य किसी कंट्री से उसका खरीद जो है निश्चित करे। क्या नाम है आपका? राजीव अग्रवाल, अध्यक्ष वंदे भारत सामाजिक संस्था। बयाना थाना क्षेत्र के भरतपुर रोड पर मूर्की गांव में स्थित जैन स्टोन गैंगसा पर कार्य करते हुए एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक भीम सिंह जाटव उम्र 35 वर्ष निवासी भीमनगर बयाना का रहने वाला है। 6 माह से मृतक जैन स्टोन गैंगसा पर राजमिस्त्री का कार्य करता था। आज शाम करीब 3 बजे मृतक गेट का काम कर रहा था, तभी अचानक लोहे की सरिया 1100 केवी की लाइन से टच हो गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजनों की मदद से बयाना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया है, जहां शव का पोस्टमार्टम जारी है। जो कि मुर्गी में काम कर रहा था राजमिस्त्री का, तो वो क्या है गेट का काम चल रहा था, तो उस गेट में सरिया डाल रहा था, तो उसमें क्या है कि सरिया 11 से खड़ा हुआ था, थक गया था, और वो नवीन जैन गैंगसा है उसके गेट पर काम कर रहे थे और उसकी चपेट में आकर भरतपुर जिले के कामा कस्बे के लाइफलाइन हॉस्पिटल में आज तीर्थराज विमल कुंड दीपदान महायज्ञ सेवा समिति के तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दीपदान महायज्ञ सेवा समिति के अध्यक्ष निहाल सिंह मीणा ने बताया कि कोरोना महामारी में किसी की खून की कमी के चलते मृत्यु न हो, इसी संकल्प को लेकर दीपदान सेवा समिति द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 50 लोगों को रक्तदान किया गया। रक्तदान करने वालों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है। साथ ही रक्तदान करने वालों को संस्था की तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी में कोरोना की वजह से जो ये देश पर विपदा आई हुई है, हमारी दीपदान महायज्ञ समिति विमलकुंड ने ये संकल्प लिया है कि कोरोना की वजह से हमारे क्षेत्र के अंदर भरतपुर जिले के अंदर ब्लड की कमी से किसी की मौत नहीं होने देंगे, और अगर आगे भी हमें ज़रूरत पड़ी तो कामा, पहाड़ी, जुरेडा, गोपालगढ़ सभी जगह हम कैंप लगाएंगे कमेटी की तरफ से। कस्बा वैर के राज परिवार के वंशज की रविवार शाम संदिग्ध हालत में मौत हो गई। प्रताप दुर्ग के पास रिहायशी हवेली के परकोटे में कुर्सी पर मृत अवस्था में मोनू उर्फ क्षेत्रपाल मिली, जहां उसके सिर में गोली लगने का निशान मिला, हाथ में रिवॉल्वर भी मिला। पुलिस ने CSC वैर में मेडिकल वार्ड से पोस्टमार्टम करवाई। शव परिजनों को सौंप दिया गया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मृतक के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। क्वारसी थाना क्षेत्र के नगरा रसूलपुर में एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थिति में छत से गिरकर घायल हो गया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाइयों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। अकराबाद के नगला ढाक निवासी रमेश कुमार पुत्र राम सिंह 1.5 महीने से नगला रसूलपुर क्वारसी निवासी अपने बहनोई निहाल सिंह के यहाँ पर रह रहा था। कल शाम को हरदुआगंज पुलिस निहाल सिंह को एक मामले में पकड़ कर ली गई, जबकि रात करीब 9 बजे रमेश कुमार छत पर कुछ लोगों के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान वह जैसे ही खड़ा हुआ तो अनियंत्रित होकर छत से नीचे जा गिरा। आनन फानन में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई राम खिलाड़ी ने पोस्टमार्टम के दौरान आरोप लगाया है कि भाई की हत्या छत से धक्का देकर की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर दोषियों की तलाश में जुट गई है। जी अपनी बहन के यहाँ रहते। कौन, क्या नाम है? जाको जसुरा को रमेश। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो अब जाके बाद में हमें तो कुछ मरे की खबर पहुंची सा रात को 11-12 बजे करीब हम पे। तो के बाद में फोन पर पूछी हमने, तो जिन्ने जी बात कही कि रास्ता में घेर के मारो, लेकिन माँ जाके पहुँचे तो जिनने जी बात ना बताई, यही बताइए कि छत पे तो गिर के मारो। अच्छा, ये किसने बताया कि घेर के मारा है? जी छुरा के भांजे, छोटो सा बच्चा है। मैंने फ़ोन करो। तो क्या लगता है आपको? हमको अब आनगाम के रहने वाले हम कैसे बता सकते हैं? जावा तक का लगत है चो जी भाई, हाँ नरेंद्र से बता सकते हैं हम। किसी से दुश्मनी वगैरह थी गाँव में? हमें जावा तो पता ही ना। माँ की कैसे बता सकते हैं? अपने गाँव में बता सकते हैं, हमारे गाँव में किसी की दुश्मनी नहीं है इससे। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए 21 से 30 जून तक चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान के दूसरे दिन सोमवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने मिनी सचिवालय के मुख्य द्वार से जिला प्रशासन एवं लुपिन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली में मिनी सचिवालय से बिजलीगढ़ चौराहा होते हुए मथुरा गेट, लक्ष्मण मंदिर चौक होते हुए कुम्हेर गेट पर पहुंची। इस रैली में लोक कलाकारों ने लोक संगीत एवं लोक नृत्य के माध्यम से कोरोना संक्रमण बचाव के लिए सावधानी बरतने का संदेश आम जन को दिया।
वहीं रैली में शामिल युवा, महिलाएं एवं पुरुष सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क की अनिवार्यता का पालन करते हुए तख्तियों के माध्यम से कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के उपायों से आमजन को रूबरू करा रहे थे। इस अभियान की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि लॉकडाउन में देश ज़्यादा लंबे समय तक रह नहीं सकता और सभी देशों को लॉकडाउन को खोलने की ज़रूरत पड़ रही। इसके तहत लोगों में बेफिक्री ना आ जाए और कोरोना से बचने के जो सारे उपाय हैं वो सारे उपाय हमारे देश के लोग उनका प्रयोग करें और कोरोना जैसी महामारी से बचकर रहें। इसके तहत ये जन जागृति अभियान राजस्थान के कोने कोने में चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से होकर 30 तारीख तक चलेगी। गांव-गांव तक कोरोना से बचने के उपाय बताए जाएंगे, पोस्टर्स के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से, गानों के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से और भी जितने हमारे सरकारी उद्यान हैं उनके माध्यम से दिखाए जाएंगे। साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि कोई भी राजस्थान में भूखा नहीं सोएगा। इसके लिए इंदिरा रसोई शुरू होगी, दिन में 2 टाइम उसमें खाना बनेगा ताकि हमारे राजस्थान में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। आज उनकी ये बड़ी घोषणा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो लोग जिनका काम गया है, जो लोग जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग अभी आपको पता है कि फिर से देश की इकोनॉमी के पहिए को शुरू होने में कुछ महीने लगेंगे, लेकिन राजस्थान सरकार इसके लिए बाध्य है कि हम किसी को भी भूखा नहीं सोएं। अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली शाहिदा बेगम अपने पड़ोस में ही रहने वाले कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जानबूझकर उसकी बकरी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी बकरी की मौत हो गई। और जब उसने इस बात का विरोध किया तो उन लोगों ने आकर घर में घुसकर शाहिदा के ऊपर फरसे से वार कर दिया और उसकी बेटी को भी बुरी तरीके से मारा, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के शहर कोतवाली में शिकायत करने के बावजूद भी दबंगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आज लहूलुहान अवस्था में एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसने इंसाफ की गुहार लगाते हुए उसने कहा कि हम गरीब व्यक्ति हैं, अगर हमारी नहीं सुनी गई तो यह दबंग लोग हो सकता है हमें जान से भी मार दें। अधिकारियों द्वारा समस्या को तुरंत कार्रवाई का आश्वासन देकर शहीदा को वापस भेज दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि शहीदा को इंसाफ मिलता है या दबंगों की प्रताड़ना को सहना पड़ेगा। वो लोग ट्रैक्टर लेके आए थे, मेरी माँ ने उनसे कहा भाई तुझे आराम से चलाओ, यहाँ बकरी बच्चे घूम रहे हैं। वो तेजी के साथ लेके निकाल के ले गया, बकरी के बच्चे नीचे आ गया दोनों। बकरी के बच्चे नीचे आने के बाद में तो मेरी माँ ने उन्होंने रोका तो उन्होंने गाली उतर करते हुए चले गए। वो लौट के इकट्ठे होकर 8-10 लोग इकट्ठे होकर आए तो उसके बाद में मारपीट करने लगे। मैं तो कहानी वहाँ पर उनका नाम है, एक का नाम शकील है, एक का नाम यासीन है, वकील है, अकील है, नाजिम है। नाजिम ने मेरी माँ के फलसा मारा है, लठी डंडों से पिटाई करी है। हम मौके पे थे नहीं। किस को मारा है? मेरी माँ को मारा है, मेरी बहनों को भी मारा है। आज यहाँ पे आए तो क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन नहीं मिला है, कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जाइए आप, आपको पूरी सहायता मिलेगी। क्या हुआ है? बच्चा मेरा बंदरा बाहर टेरी लेके जा रहा है, मेरी भैया टेरी रोक ले, भैया टेरी रोक ले, मेरी बकरी का बच्चा आ रहा, मेरी बकरी का बच्चा आ रहा। न माना टेरी के दोनों पहिए उतार दिए ऊपर। मैंने कहा भैया मेरी बकरी मर गई, मेरी बकरी मर गई, लंगड़ी हो गई। फिर क्या हुआ? 4-5 भैया आए, भगे फलसा लाया, 4-5 डंडे लठियाँ लाए और मुझे मारपीट करने लगे। लौंडियों घर में बचाने आई, लौंडियों को पकड़ के खींच ली। कामा कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में सत्र 2020-21 के प्रवेश संबंधी प्रक्रिया शुरू हो गई है। नोडल अधिकारी भागीरथ मीना ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशों के अनुपालना में प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रमोट कर दिया गया है। छात्र एवं छात्राएं अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर फीस जमा करवा सकते हैं। उन्होंने किसी भी दस्तावेज को जमा कराने हेतु महाविद्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट एवं फेसबुक पेज पर ही उपलब्ध है। किसी भी समस्या या जानकारी हेतु महाविद्यालय के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर संपर्क किया जा सकता है। कामा में सेशन 2020-21 का एडमिशन का कार्य चालू हो गया है और राज्य सरकार की आदेश के पालना में फर्स्ट ईयर के छात्रों को सेकंड ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों को थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया है। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि वो अपने पास के किसी भी ईमेल पर जाकर अपनी फीस जमा करा सकते हैं।
उन्हें किसी भी तरह के दस्तावेज जमा कराने के लिए महाविद्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी कोई कार्य हो कॉलेज में तो कॉलेज का मेल आईडी या मोबाइल नंबर संपर्क करें। कोविड-19 की एडवाइजरी के अनुपालन में घर पे रहें। कोरोना महामारी के बीच नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट आने के चक्कर में 5 दिन से बर्फ की सिल्ली पर रखकर बॉडी पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक डेड बॉडी डीप फ्रीजर ना होने के कारण बर्फ की सिल्ली पर रखी हुई देखी गई। इस भीषण गर्मी में डेड बॉडी में से बदबू आने लगी है। इससे भी बड़ी लापरवाही देखने को जब मिली कि पोस्टमार्टम हाउस के बाहर यूज हुई पीपीई किट पड़ी हुई देखी गई। आखिर ऐसी स्थिति में कोरोना महामारी से कैसे जीता जाएगा? इतनी बड़ी लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसी के चलते पोस्टमार्टम प्रभारी रविकांत दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि पर डे का एवरेज लगभग 10-11 PM पोस्टमार्टम का हो रहा है। तो क्या रख रखाव के इंतजाम कर रखे हैं आप लोग? रख रखाव के लिए डिफ्यूजर सब व्यवस्था हो रखी है। 6 बॉडी का डिफ्यूजर हमारे यहाँ, जो करीब अभी फिलहाल ख़राब हो गए थे, लेकिन कल 5 बॉडी का चैम्बर चलना चालू हो गया है। तो अभी जैसे 12 बॉडी मौजूदा हालात में बर्फ़ पे रखने की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है? जब डिफ्यूजर ख़राब हो जाता है तो बर्फ़ रखना आवश्यक होता है, क्योंकि बॉडी को ठंडा रखना जरूरी होता है। तो क्या ऐसे में कुछ बॉडियाँ सड़ भी रही हैं? हमारे यहाँ तो नहीं सड़ रही, लेकिन जो मलखानसी से आती हैं, जहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, वो बॉडियाँ सड़ी हुई आती हैं। हम तो संबंधित थाने से स्पेशली क्या करके बर्फ़ लगवा देते हैं, जिससे कि ऐसी डिकम्पोजिशन वाली बात ना हो। तो ये समस्या कब से आ रही है और पोस्टमार्टम क्या कोरोना की रिपोर्ट का इंतजार क्या दिन करना पड़ रहा है? कोरोना का रिपोर्ट जब आती है तभी हो पाता है, अगर सैंपल लग गया है तो। अगर सैंपल नहीं लगा, बिना कोरोना नहीं कर रहे हैं, तो हो रहा है। क्या ये अधिकारियों के डायरेक्शन होते हैं, इसमें जांच होनी है कि नहीं होनी है, ये अधिकारी लेवल की बात। तो क्या दिन में रिपोर्ट आती है कोरोना की? रिपोर्ट जो आती है कोरोना की पोस्टमार्टम के संबंध में तो 2 दिन में आ जाती है, कभी 3 दिन में आती है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 4-5 दिन में आई। अभी एक बॉडी अतरौली की है, जिस बता रहे हैं 5 दिन से पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसका। नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब यहाँ पर कोरोना की किटें आती हैं और वो यहीं पर पड़ोगी देखी जा रही हैं, वो जिनमें कोरोना का पॉजिटिव है भी, जो किटें यहीं पर पड़ूंगी अभी भी। ऐसी तो मेरी जानकारी नहीं है कि अगर कोरोना पॉजिटिव है किट में आई बॉडी रखी जाती है। पोस्टमार्टम के लिए आने से पहले बॉडी संबंधित पुलिस लाकर रखती है। हमारे यहाँ पेपर लेते हैं, बॉडी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट इलाके में जलालपुर के बाजार का एक मामला सामने आया, जिसमें महिला जो कि परिवार के लिए सब्जी खरीदने गई थी और सब्जी के पैसे देने के लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी, तभी उसके मोहल्ले का युवक वहां आया और छेड़छाड़ करने लग गया। वहीं उस समय उसका पति आया, उसने छेड़खानी का विरोध किया, जिस पर आरोपी पति को पत्थर मारकर घायल कर आरोपी फरार हो गया। इस मामले पर पीड़ित पति के द्वारा जब थक हार कर पति ने इस मामले में न्याय दिलाने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से गुहार लगाई। ये मैं सब काम करने गया था, मेरे बच्चे गए थे सब्जी लेने के लिए शाम जलालपुर की तरफ, है ना। तो इन पर पैसे नहीं थे, ये इंतज़ार कर रहे थे मेरा पैसे का। तब मैं बाद में आया हूँ, तब इन्हें पैसे दिए थे, देने दिए थे। धर्मवीर ने इससे हंसी मजाक करी, दिल्लगी करने लगा, तभी मैंने मना किया था कि इससे हंसी मजाक कर रहा है। इतने ही में मार के मेरे और भाग गया, इसका बाप ट्रेली लेके भाग गया। तो तुम्हें पत्नी को बचाने के चक्कर में पिटाई कर? हाँ, मैंने मना करने के लिए मना करी, तभी इन्होंने ईंट मार दी मेरे जी। इसकी शिकायत लेकर कहाँ पर आए हो? मैं आया था एसएसपी ऑफिस। कहाँ आए हो आज इसकी शिकायत लेकर? एसएसपी ऑफिस। यही बात है, सब्जी लेके इंतजार में खड़े हम, तो जो आए तो हम तो बदतमीजी वो कर रहा हो धर्मवीर, तो फिर इन्होंने कई सुनी तो इन्हें फिर ईंट मार दी। तो आप किसका इंतजार कर रहे थे? क्या इन्हीं की सब्जी लेने के लिए पैसे का इंतजाम कर रहे थे, आ रहे हूँ काम पे तो पैसा लेंगे। तो इन्हें मने करी कि काय को बतला रहे हो, ज़्यादा बदतमीजी कर रहा हो, तो इन्हें ईंट मार दी। तो आपसे वो छेड़खानी कर रहा था? हाँ, बदतमीजी हंसी मजाक पहले करो। क्या कह रहा था? ऐसे गाली गलौज मजाक में दे लो। आज कहाँ पर आए हो आप शिकायत देने? नहीं, वापस आए। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में बच्चे की पैदाइश का जश्न मनाने के लिए लॉकडाउन में नाइट बारबालाएं नचाई गई। बारबालाओं के ठुमके देखने के लिए मंच के सामने ग्रामीणों की भीड़ लगी रही और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थीं। बारबालाओं के ठुमके का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने कार्यक्रम आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीओ सदर हिमांशु गौरव के मुताबिक थाना रक्सा क्षेत्र के राजापुर गांव में एक महिला के डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके आसपास काफी भीड़ जमा दिखाई दे रही थी।
जांच कराने पर मालूम चला कि बगैर परमिशन लिए कार्यक्रम कराया गया था। इस मामले में राजापुर के रहने वाले एक शख्स के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज दिनांक 20/6/2020 को एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक महिला डांस करते हुए दिखाई गई है और उसके आसपास बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। उस वीडियो की जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि वह वीडियो थाना बक्सर के ग्राम राजापुर का है, जिसमें ग्राम के एक व्यक्ति के पुत्र का दशतोम संस्कार होने की वजह से वहाँ पे इस तरह का आयोजन उनके द्वारा किया गया था और इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। मामले का संज्ञान लेकर के अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।